बहुत दिनों के बाद फिर एक कोई देखते हैं नया टॉपिक, कोई न्यू टॉपिक में क्या स्टार्ट करें यार। स्टार्ट करते हैं टेररिज्म। देखो, टेररिज्म, अब यदि हम टेररिज्म को स्टार्ट करते हैं तो जस्ट ही जब हम टेररिज्म शब्द आता ही है दिमाग में, तो हमारे दिमाग में कौन सा एरिया आता है? ये जम्मू एंड कश्मीर। ठीक, तो अब हम टेररिज्म के हर एक एंगल को पढ़ने की कोशिश करेंगे और इसके क्या रीजंस थे, जितने सारे एंगल है उसको देखने की कोशिश करेंगे। कौन कौन से एंगल पर एंगल क्या क्या होगा। देखो क्या होना चाहिए में क्या है टेररिज्म, व्हाट, व्हाई, हाउ, वेयर। उसके बाद ये इस इतने सारे एंगल पे देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम इसमें ये क्या आता है, व्हाट, कॉज। कॉज कारण क्या है, इफेक्ट क्या है। देखो, जब हम कोई सा भी इशू देखते हैं ना, कोई सा भी इशू देखते हैं तो उस इशू में देखो स्टेक होल्डर कितना है, कितने सारे स्टेक होल्डर्स हैं इसके स्टेक होल्डर क्या क्या है। ये देखो, एक तो हो गया भाई, एक मान लो दिल्ली है, दिल्ली गवर्नमेंट। दूसरा स्टेक होल्डर कौन सा हो गया, जम्मू कश्मीर का जो गवर्नमेंट है वो। तीसरा स्टेक होल्डर क्या हो गया, यहाँ का जो लोकल है वो हो गया। ठीक, चौथा स्टेक होल्डर आपका क्या हो गया, जो आपका आर्मी है, पुलिस है, वो हो गया। ठीक, पांचवा स्टेक होल्डर जो कि मेन है, ये पाकिस्तान। ठीक, एक और जम्मू कश्मीर के अंदर एक स्टेक होल्डर है, कौन सा है, वो है आपका सेपरेटिस्ट। ठीक, अब हम सारे स्टेक होल्डर्स को भाई कोई सा भी इशू जब हम देखें ना, तो उसको देखेंगे तो भाई इसमें कौन कौन सा, मतलब कौन कौन से कंपोनेंट इसमें इंक्लूड है, कौन कौन सा कंपोनेंट का इसमें इंटरेस्ट है, कौन कौन सा कंपोनेंट इसमें इन्वॉल्व है। वो सारे कंपोनेंट को देखेंगे। वो कंपोनेंट नॉट एज ए पर्सन्स होगा, वो अलग अलग भी कंपोनेंट हो सकता है। यदि स्टेक होल्डर और भी देखेंगे तो अलग अलग थिंग भी हो सकती है। जैसे पॉलिटिकल स्टेक होल्डर कौन है, इकोनॉमिक स्टेक होल्डर कौन है, हिस्टोरिकल मतलब पॉलिटिकल इकोनॉमिक हो गया, सोशल स्टेक होल्डर क्या है। मतलब ये इतने सारे, पहले हम कोई सा भी टॉपिक पढ़े तो पहले हमको ये देखने की जरूरत है कि भाई हम इस टॉपिक में पढ़ना क्या है, हमें क्या क्या देखना है। जस्ट एज इट इज़ नहीं, जैसे कि कोई नोट्स उठा लिए, बुक उठा लिए, पढ़ना स्टार्ट किया, ऊपर से नीचे तक पढ़ गए, पता ही नहीं चला क्या था इसमें, नहीं था। नहीं भाई, पहले हमको हर एक एंगल को देखना पड़ेगा कि भाई इसमें कौन कौन सा एंगल है। ठीक, उस सारे एंगल को देखने के बाद फिर आएंगे। जैसे आप देखो, जैसे पाक ही लिखे, पाकिस्तान ही लिखे, तो पाकिस्तान में क्या हो सकता है। देखो, इसको क्या, मैक्रो एनालिसिस ऑफ द टॉपिक का जब आप मैक्रो एनालिसिस करोगे तो आपका क्या होगा, एक डीप नॉलेज होगा और एक एक्सटेंसिव नॉलेज होगा, और जिसमें कि आप उस टॉपिक को आराम, जैसे पाक ही स्टार्ट किया तो जैसे पाक में देखो, पाक में तो पता है जो इसके पावर सेंटर जो गवर्नमेंट होता है, पावर सेंटर कौन कौन सा है इसका। पाक में तीन पावर सेंटर मान के चलते। एक तो क्या हो गया, गवर्नमेंट हो गया, चल भाई ठीक है। दूसरा क्या हो गया, आर्मी हो गया। ठीक, तीसरा है यहाँ पे जो जो रिलीजियस फंडामेंटल है, वो हो गया। रिलीजियस फंडामेंटल जो है वो हो गया। ये तीन पावर सेंटर हो गया, आर्मी के अंदर ही आ जाता है, आर्मी हो गया और आईएसआई हो गया। इतने पावर सेंटर है इसके। ठीक, अब भाई पाक का क्या इंटरेस्ट है, ये सब सब कुछ एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस और इस टेररिज्म को हम लेके देखने की कोशिश आगे करते हैं। चलो ठीक है, तो अब देखो, जब आप टेररिज्म को देखते हैं, टेरर को देखते हैं, तो जो आप देखेंगे तो इसका कोई एक, जो कह सकते हैं एक यूनिक, एक स्पेसिफिक कोई डेफिनेशंस नहीं है। स्पेसिफिक डेफिनेशन टेररिज्म का है नहीं। ठीक, स्पेसिफिक डेफिनेशन जैसे कि मान लो बुरहान वानी है, जस्ट हम एज ए थियोरेटिकल पढ़ रहे हैं, अभी बुरहान वानी है, तो उसको हम लोग क्या मानते हैं, टेररिज्म फैलता था। ठीक, जिसको 2016 में उसको न्यूट्रलाइज किया गया। हम उसे क्या बोलते हैं, टेररिज्म मानते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर भी कुछ डिस्ट्रिक्ट है, जो उसको, कुछ डिस्ट्रिक्ट में ऐसा है जो को उसको उसको क्या मानता है, शहीद मानता है, फ्रीडम फाइटर मानता है। ठीक, पाकिस्तान उसको क्या, अभी कोई अवार्ड अवार्ड भी कुछ दिया था उसको, पाकिस्तान क्या उसको फ्रीडम फाइटर मानता है। ठीक, जैसे देख लो, हमास है, हमास है,
हमास को क्या मांगता है, इसराइल के लिए क्या है, टेररिज्म है, ठीक। ईरान के लिए क्या है, फ्रीडम फाइटर है। बहुत सारे मुस्लिम कंट्री के लिए क्या है, फ्रीडम फाइटर है, ठीक। तालिबान को ही लिखो, तालिबान वर्ल्ड के लिए क्या है, वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्री, यूएस हो गया, इंडिया की, मतलब सबके लिए क्या था, टेररिज्म था, ठीक। ठीक। और वहाँ के लोकल्स के लिए क्या है, फ्रीडम फाइटर था, ठीक। समझ गए। तो इसका एक एग्जैक्ट डेफिनेशंस नहीं है, लेकिन देखो, जब आप एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, लेकिन इसके जो काम करने का तरीका होता है, जो इसका पर्पस होता है, उसके ऊपर मान के मतलब एक डेफिनेशन से एस्टैब्लिश किया गया। वो डेफिनेशन ये है, जो भाई ये टेररिज्म करता क्या है, किसी पर्पस के लिए, ठीक। किसी पर्पस के लिए वो क्या करता है कि मतलब बाय फोर्स, फोर्स के थ्रू, ठीक। फोर्स के थ्रू अपने पर्पस को एस्टैब्लिश करना चाहता है, अपने पर्पस को एस्टैब्लिश करना चाहता है। फोर्स में कौन सा फोर्स था, एग्रेसिव फोर्स, ठीक। डरा के, जिसको कह सकते हैं डरा के धमका के, वो अपने इंटरेस्ट को एस्टैब्लिश करने का काम करता है, दैट इज कॉल्ड टेररिज्म, ठीक। समझ गए। तो अब जैसे देखो, मतलब दो 2000 के बाद, लेकिन 2005 6 7 इस टाइम में इंडिया के अंदर बहुत सारा क्या हो गया था, सीरियल ब्लास्ट सब होते रहते थे, ठीक। सीरियल ब्लास्ट होते रहते थे। तो भाई इसमें क्या था, इंटरेस्ट को एस्टैब्लिश करना, इंटरेस्ट को एस्टैब्लिश करना क्या था, जब भाई सीरियल ब्लास्ट करने से क्या होगा, जो पाकिस्तान के थ्रू ये करवाया जा रहा था, उससे क्या होगा कि इंडिया के जो डेमोक्रेसी है उसके अंदर एक क्या आ जाएगा, फियर आएगा, ठीक। फियर आएगा, ठीक। गवर्नमेंट के अंदर क्या आएगा, एक फियर आएगा। जो फियर आएगा, उस तो वो फिर क्या करेगा, वो बात करेगा, किससे करेगा, पाकिस्तान से बात करेगा, ठीक। तब जब नेगोशिएशन टेबल पे आएगा ना, नेगोशिएशन टेबल पे आने के बाद क्या होगा कि बार्गेनिंग करने में, और उसका पलड़ा जो होगा, उसका पलड़ा जो होगा वो वेटेज उसका ज़्यादा होगा। दैट इज मेन मेन ये होता है सोसाइटी के अंदर एक माहौल क्रिएट करना है, एक फियर क्रिएट करना है। दैट वाज द मेन मेन रीजन बिहाइंड एट दोज टाइम, ठीक। इन दोज टाइम, समझ गए। तो कहाँ पे थे, हाँ, तो टेररिज्म देख लिए। अब देखो टेररिज्म में हम जब चलते हैं, तो जब हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखते हैं, इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखते हैं, तो देखो इसका जब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, तो बहुत हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे, तो इसके पीछे हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में है क्या। देखिए 1947 में क्या होगा, इंडिया, जो इंडिया था वो डिवाइड हो गया, दो पार्ट में हो गया, कौन कौन सा, इंडिया और पाकिस्तान। अब था जम्मू एंड कश्मीर, तो जम्मू एंड कश्मीर जो था आपका, वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के ऊपर वो उस टाइम सिग्नेचर नहीं किया था, और पाकिस्तान इस टाइम लेकर, वो कौन था, जिन्ना था, वो क्या करना चाहता था कि भाई जम्मू एंड कश्मीर को अपने अंदर वो करने की कोशिश कर रहा था, मतलब अपने अंदर ले लिया जाए। उसके पीछे उसका मेन मकसद ये था, और उसका मेन ये था, जो भाई जम्मू एंड कश्मीर जो है वो क्या है, मुस्लिम पॉपुलेटेड एरिया है, कश्मीर का रीजन। तो वो हमारे पास रहेगा, ठीक है। उसके पीछे का और क्या रीज़न था उसका, एक आप कह सकते हैं कि वो एक विजनरी भी था, क्योंकि वो चाहता था यदि कश्मीर है उसके अंदर रहेगा तो चाइना के साथ ऑब्वियसली है उसका जो कि मतलब एक रिलेशंस बेटर होता, या बहुत सारे उस पर कंट्रोल होता। चलो ठीक है, तो वो उसके लिए तो उसने और भी कोशिश की, जैसे जूनागढ़ हो गया, जूनागढ़ हो गया, हैदराबाद भी, जब हैदराबाद को भी चाहता था, तो मतलब उसको मेन अल्टीमेट उसका गोल क्या था, जो इंडिया को किसी भी तरह से डिस्टेबलाइज करना, उसको कभी भी खड़ा नहीं होने देना, ठीक। तो उसके लिए 1947 में, अब जो जम्मू कश्मीर के जो उस टाइम के राजा थे, आई थिंक गुलाब सिंह थे, वो जो थे वो उस टाइम मानने को तैयार नहीं थे, जो भी उनका रीजन रहा होगा, वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ टैक्सेशन पे साइन करने को मैं तैयार नहीं थे। तो पाकिस्तान ने क्या किया था, जो अपना कबीला आई, जो उसका आर्मी था, वो उसको भेज दिया गया था, तो कि चलो भाई चलो, तुम जाके बाई फोर्स इसको अपने अंदर ले लो। जब उसने अपने बाई फोर्स लेने की कोशिश की थी, तब जम्मू कश्मीर के जो राजा थे, तो उन्होंने फिर इंडिया गवर्नमेंट से हेल्प मांगी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन किया। साइन करने के बाद वो फिर इंडियन फोर्स ने फिर रिटेलिएट किया। रिटेलिएट करने के बाद वहीं पे क्या हुआ कि जो पार्ट पाकिस्तान ने अपने अंदर में कब्जा कर लिया था, जैसे कि आपको जिसको पीओके बोला जाता है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर हो गया, इधर मुजफ्फराबाद का रीजन जो हो गया, मैप में देख लेते हैं, ये हो गया, ये हम मैप दिखाते हैं ना, लेकिन एक्चुअल हमारा क्या है,
अभी हम लोग यहाँ ऐसे करके है, ये ऐसा है अपन, ये आपका अक्साई चाइना हो गया, चीन हो गया, और ये पाकिस्तान के कंट्रोल में है। यहाँ पे सियाचिन है, ये अपना है, ठीक। और बाकी ये है, ये सब इसका क्या है, पाकिस्तान का है, जिसमें इधर हो गया मुजफ्फराबाद वाला रीजन है, ठीक। यहाँ से किस ये झेलम रिवर क्रॉस करते, झेलम रिवर बॉर्डर बनाती है, इधर का गिलगित बाल्टिस्तान वाला रीजन है, गिलगित बाल्टिस्तान वाला रीजन है, ठीक। तो इसको उन्होंने, पाकिस्तान ने अपने कब्जे में कर लिया, ठीक। उसके बाद से पाकिस्तान का हमेशा ये दर्द रहता था, तो भाई ये तो मुस्लिम मेजोरिटी का एरिया है, ये हमारे अंदर होना चाहिए था बिकॉज ऑफ रिलीजन्स, तो ठीक। तब उसी के टाइम से वो 1947 के टाइम से ही उसने स्टार्ट कर दिया था कि भाई चलो ठीक है, कोई नहीं, ये हमारा है, ये हम इसको लेके रहेंगे। तो उसका एक इंटरेस्ट वहाँ से ही डेवलप हो गया था, ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। तब वहाँ से स्टार्ट हुआ। अब 1947 से लेके आप 1966 तक जब आते हो, तो कश्मीर के अंदर जो अभी उमर अब्दुल्ला है, उसके पिताजी थे सैयद सईद सईद अब्दुल्ला, एग्जैक्ट नाम नहीं पता है। तो फिर उनका भी थोड़ा इंटरेस्ट था, उनका भी जो टोन था हमेशा टाइम टाइम पे चेंज होता रहता था। तो जो जम्मू कश्मीर का जो जो कुछ लीडर थे ना एक टाइम में, उनका एक टाइम सुर बदलता रहता था। सुर बदलने का मतलब, कभी वो आज़ाद कश्मीर, मतलब वो कश्मीर को इंडिपेंडेंट रखना चाहते थे, कुछ कुछ जो था कश्मीर को क्या चाहते थे, पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे, कुछ जो था कभी इंडिया में आना चाहते थे, या कभी उसको स्पेशल स्टेटस चाहिए था। तो वो एक वोलाटाइल सिचुएशन बना हुआ था, दैट वाज द टाइम। और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम, नेहरू जी जो थे, वो, उनका जो एक पॉलिसी था, एक आइडियलिस्टिक, उनका एक माइंड सेट था आइडियलिस्टिक। तो देखो आइडियलिस्टिक ये था कि जो भाई हम किसी के ऊपर बाय फोर्स हम नहीं कर सकते, लेकिन देखो आइडियलिस्टिक होना, आइडियल होना अपना ठीक है, लेकिन आप जब पोस्ट पे आते हैं तो आपकी आइडियलिस्टिक, आपका आइडिया, आपका आइडियलिज्म, आदर्शवाद, वो आप पूरे कंट्री के ऊपर इम्पोज नहीं कर सकते। जो कंट्री के इंटरेस्ट में है उसको आपको ध्यान में, मतलब उसको प्रायोरिटी देना पड़ता है। लेकिन दैट वाज, मतलब ये सब ऐसे उस टाइम नहीं हुआ था। तो नेहरू, ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उनका क्या कहना था कि जो भाई हम अभी इसमें बाय फोर्स या किसी भी तरह का इंस्ट्रूमेंट या किसी भी तरह टूल्स को अप्लाई करके हम इसको अपने अंदर में कंट्रोल में करने की कोशिश करेंगे, तो वो एक गलत मैसेज जाएगा। और हम, वी आर द प्रोटेक्टर ऑफ द डेमोक्रेसी, वी आर द प्रोटेक्टर ऑफ द, हम लोग डेमोक्रेसी के प्रोटेक्टर हैं, हम लोग डेमोक्रेसी का वो हैं। और उसके बाद एंटी कॉलोनिज्म का हम, मतलब एंटी कॉलोनिज्म के हम, मतलब ध्वजवाहक हैं, हम उसको लेके जा रहे हैं वर्ल्ड में, हमारी इतनी एक साख बन रही है। एक तो एक एक आर्गुमेंट तो ये हो गया। दूसरा आर्गुमेंट ये भी कहा जाता है कि भाई उस टाइम जो था हमारी इंडिया की, मतलब सिचुएशन इस तरह का नहीं था, हमारे देश का सिचुएशन इस तरह का नहीं था, एक ये भी कहना है। तो उस टाइम हमें एक, जो कहते हैं मिडिल पाथ, बुद्धिज्म के थ्रू एक मिडिल पाथ को ऑप्ट करना जरूरी था। तो इसीलिए मे भी दोनों चीज़ हो सकता है। एक तो हो सकता है जो प्राइम मिनिस्टर की आइडियलिज्म जो था वो भी हो सकता है। दूसरा ये भी हो सकता है तो कंट्री का सिचुएशन जो उस टाइम था, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक सिचुएशन, और वर्ल्ड का पॉलिटिक्स इस तरह का था, जिसमें कि हमें मिडिल पाथ लेकर जानने की ज़रूरी था। और दूसरा यहाँ का जो लोकल लीडर था उसके साथ उसका, मतलब वोलाटाइल सिचुएशन देखने, उसका वोलाटाइल स्टेटमेंट, उसका इस तरह का स्टेटमेंट देखने के बाद भी उसको हम कह, मतलब साथ में लेके जाने की जरूरत था। तो एक, और क्योंकि वर्ल्ड का जो पॉलिटिक्स उस टाइम चल रहा था, कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था वर्ल्ड में। और कोल्ड वॉर स्टार्ट होने के बाद पाकिस्तान ने क्या किया, तुरंत अपनी कूद की ये गोद में चला गया, किसके गोद में, वेस्टर्न एलाइज के गोद में पैदा के बैठ गया था। और वेस्टर्न एलाइज जो अमेरिकन और जो ब्रिटेन था, वो चाहता था तो कि भाई इंडिया तो बड़ी कंट्री है ना, तो बड़ी कंट्री किसी का भी पपेट नहीं हो सकता है। तो इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, इसकी पॉपुलेशन, इसके रिसोर्सेज नहीं हो सकते। तो अमेरिका जो वेस्टर्न वर्ल्ड था और ब्रिटेन भी था, वो चाहता था जो भाई साउथ एशिया के अंदर हमारा एक पपेट हमेशा वहाँ पे रहे, जो वहाँ के मतलब जो सिचुएशन है उसको उसकी तो नॉलेज करे, और जिस तरह से हम चाहूँ उसको बार्गेनिंग कर सकता हूँ, ठीक। पाकिस्तान को यूज करके मेनली मेनली इंडिया को डिस्टर्ब करने के लिए वो रखा। तो पाकिस्तान को ले गया और पाकिस्तान को इधर का हेल्प मिल गया। इस, अब पाकिस्तान एकदम हवा में उड़ रहा था, जो भाई अब तो हमारे पास सब कुछ है। तो इसको आर्म्स का हो या फिर इकोनॉमिक हो, सारे मतलब जो भी देना चाहिए, जो भी सब्सिडीज या जो भी देना चाहिए, वो इसको खूब वहाँ से पाकिस्तान को मिलने लगा था, ठीक। और अपना जो कोल्ड वॉर की वजह से, और अपना ये सिचुएशन चल रहा था जम्मू कश्मीर का। तो ये सब इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया, 60 गांधी तक हो गया। गांधी के बाद फिर मतलब
नेहरू तक हो गया। उसके बाद इंदिरा गांधी आती है, तो इंदिरा गांधी के बाद भी इंदिरा गांधी के बाद भी जो वहाँ का जो अब था, कौन था, शेख अब्दुल्ला को फिर जेल से बाहर निकाला गया, फिर बातचीत की गई और वो चला गया। बातचीत, फिर उसको जेल में डाल दिया गया था। दैट वाज एक ऐसे ही चलता रहा था उस टाइम तक। लेकिन मेन, हाँ, एक चीज़ था जो 1947 ये 50s में जाके ना, एक नेहरू के गवर्नमेंट में एक ये कमी हुई, जो कहा जाता है कि जो जो यूएनओ में हम लेके चले गए थे 51 आई थिंक में, 50s में यूएनओ में लेके चले गए थे, इशू में चले गए थे। तो जब ये फाइट चल रहा था ना, इधर ये कबीलाई आ गया और अपना आर्मी के बीच में चल रहा था फाइट। तो फाइट चलने के बाद ये यूएनओ में लेके अपना इशू चले गए। तो यूएनओ में अमेरिकन और ब्रिटेन ये क्या था, ये तो ये तो एक वेस्टर्न एलाई था, और ये कोल्ड वॉर चल रहा था। तो कोल्ड वॉर की वजह से उसने क्या किया, पाकिस्तान को अपना सपोर्ट दिया। क्योंकि अपने जो प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम, ये नेहरू जी, तो नेहरूवियन मॉडल टोटली, क्योंकि अपनी उस टाइम इकोनॉमिक मॉडल देखोगे तो एक मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल है। वो अमेरिकन से, ये यूएसएसआर से मैच करता है। तो नेहरू का जो पॉलिटिकल विजन, उनका जो आइडिया वेस्ट ने जो देखा, उसको लगा कि ये एकदम मतलब नियर टू कम्युनिस्ट, और नियर टू कम्युनिस्ट था, कैपिटलिस्ट के अगेंस्ट था। तो वेस्ट ये देखा कि जो भाई ये यूएसएसआर के साथ जा रहा है, ठीक। तो उस टाइम जो कोल्ड वॉर था, तो इसी की वजह पे था, जो भाई एक कैपिटलिस्ट क्लास और दूसरा था ये कम्युनिस्ट, या इस तरह के भी दोनों के बीच में था। वो वर्ल्ड में कैपिटलिज्म को प्रमोट करता था, ये जो यूएसएसआर था वो अपना ये कम्युनिस्ट या कम्युनिज्म का उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। तो यही फाइट चल रहे थे। तो उसको कभी और देखेंगे, जो यूएसएसआर ने क्या क्या किया था। जो आपका ईस्टर्न यूरोप है ना, ईस्टर्न यूरोप, जो यूगोस्लाविया था, यूगोस्लाविया बाद में टूट फूट गया वो। और जो पोलैंड वोलैंड था इधर, इसमें बहुत उत्पात मचा रखा था। रसिया कम नहीं था, रसिया भी बहुत उत्पात मचा रखा है। जर्मनी को भाई तोड़ दिया था। जर्मन वॉर जिसको बोलते हैं, जो 90s में जाके ख़त्म हुआ था। तो रसिया कम नहीं, रसिया भी बहुत कुछ कर रखा था। तो यहाँ पे ये हो गया। हाँ, तो कोल्ड वॉर के टाइम में हमें ये पाकिस्तान जो था वो किसके इधर चला गया, अमेरिकन वाले गुट में चला गया था। तो जब हम यूएनओ में लेके चले गए थे इस इशू को, जो भाई देखो ये हमारे साथ ऐसे कर रहा है, तुम इसको कुछ कहो, तो अमेरिकन और ये पाकिस्तान को सपोर्ट कर दिया, बोला कि नहीं, युद्ध को बंद करो और जो जहाँ पे है वहीं पे रहेगा। जबकि जो हमारे जो किंग था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करने के बाद ये कर दिया था, जो कि भाई हम इंडिया के साथ जाना चाहते हैं। इसके बाद भी ये ज़बरदस्ती इस पे आक्रमण करके इस इतने पार्ट को, जो इधर का हो गया ये मुजफ्फराबाद वाला इलाका, और इधर का हो गया ये गिलगित पाकिस्तान वाला, इसको गिलगित बाल्टिस्तान ये वाला इलाका, इसको अपने कब्जे में ले लिया। और यूएनओ में जाने के बाद यूएनओ ने बोला कि चलो भाई ठीक है, इसको रोक दो। और फिर रेफरेंडम की बात हुई थी। तो रेफरेंडम वाली बात को फिर हमने बाद में वापस ले लिया, जो नहीं नहीं नहीं, हम लोग रेफरेंडम ये सब ना करवाएंगे। 1951 एक साल के बाद हम लोग ने वापस कर लिया। तो इसमें भी बहुत सारे पॉलिटिक्स है जो चलता है, जिसमें बोला जाता है कि नेहरू जी ऐसे बोले, जवाहरलाल नेहरू ऐसे जा रहे थे, तो वल्लभ भाई पटेल ने ऐसे बोला। तो ये पॉलिटिक्स वाले क्वेश्चन है, नोट टैकलिंग दिस काइंड्स ऑफ क्वेश्चन। सो कम टू द पॉइंट। हाँ, तो यहाँ से स्टार्ट हो गया। तो समझ देखिए जो पाकिस्तान के अंदर क्या है। अब देखिए मेन हुआ क्या था, जब शेख अब्दुल्ला इंदिरा गांधी के टाइम आए, इंदिरा के टाइम में भी चलो ठीक ठाक था, उस टाइम ऐसा नहीं हुआ। 80 के बाद, 1980s के बाद, 80s के बाद टेररिज्म धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट 80s से स्टार्ट हो गया था। अब 80s से स्टार्ट होने के पीछे जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसको और बढ़िया, क्योंकि देखो भाई 80s के बाद क्या हो गया ना, जो कोल्ड वॉर था, कोल्ड वॉर में अमेरिका ने क्या किया, यहाँ पाकिस्तान में आके इसने तालिबान को खड़ा किया। क्योंकि तालिबान ये जो था, यूएसएसआर ने क्या किया था, यूएसएसआर ने ये अफगानिस्तान को में अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लिया था। अफगानिस्तान में जो थे पहले वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट था, ठीक। तो अब कम्युनिस्ट गवर्नमेंट था। तो अमेरिकन ने क्या किया था, हेनरी किसिंजर का टाइम, नहीं नहीं, इसका कौन था, हेनरी किसिंजर ही था उस टाइम।
किसिंजर, हेनरी किसिंजर, मतलब वो था फॉरेन सेक्रेटरी था, वो आके ये तालिबान को खड़ा किया, क्योंकि उसको यूएसएसआर को भगाना था, कहाँ से, अफगानिस्तान से भगाना था। तो इसने क्या किया, तालिबान को खड़ा किया। तो तालिबान को खड़ा करने के लिए उसने पाकिस्तान से हेल्प मांगा। तो पाकिस्तान ने हेल्प किया, पाकिस्तान ने हेल्प के बदले में पाकिस्तान को जम के पैसा दिया, और दूसरा आर्म्स दिया, हथियार दिया। तो पाकिस्तान के बाद जब पैसा भी आ गया, मनी भी आ गया, और हथियार भी, आर्म्स भी आ गया, तब इसको अब वो यूज करना चाहता था। तो इसके बीच से जब इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन में आप देखते हो, तो 1965 में एक वॉर हुआ था, ठीक। दूसरा 1971 में हुआ था, दो हो गया था। तो 1970 में जो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में उन्होंने क्या किया था, जो ईस्ट पाकिस्तान है उसको हमने तोड़ के अलग कर दिया था, ठीक, बांग्लादेश बनाए थे। मुक्ति वाहिनी वाला जो है, इसको देखेंगे कभी, पूरे डिटेल्स देखेंगे, अभी जो बांग्लादेश का कैसे क्या हो गया, कैसे पल दो पल में कैसे पूरा मामला बिगड़ गया, तो उसको अलग से देखेंगे। तो बांग्लादेश को तो पाकिस्तान के, मतलब जो ये क्या कह सकते हैं, 71 में जो किया था, हाँ 71 में ही हुआ था, जो उस टाइम थे, आई थिंक वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो था। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो था, तो इसी टाइम एक दिया था, कट द इंडिया थाउजेंड, ऐसे करके कुछ दिया था, ब्लीड द इंडिया विथ थाउजेंड कट, ऐसे करके दिया था, इंडिया को काटेंगे 1000 टुकड़ों में, ऐसे करके दिया था। दूसरा ये बोला था कि हम घास खाएंगे, और घास खाएंगे लेकिन हम एटॉमिक बनाएंगे, एटॉमिक बम बनाएंगे। 1974 में क्या होता है, एक स्माइलिंग बुद्धा नाम का हम क्या किए थे भाई, हम इस ये क्या है, ये बैकग्राउंड है, हमको देखने, थोड़ा इंडिया पाकिस्तान का रिलेशंस को, इसने 90s तक को आपको देखने की ज़रूरत है, वो देखेंगे तब आपको पता चलेगा 90s के बाद टेररिज्म ऐसे कैसे एक्सप्लोड किया गया, ठीक, उसको देखने की ज़रूरत है। तो स्माइलिंग बुद्धा किए थे, तो स्माइलिंग बुद्धा तो मतलब दैट वाज अ सिविल न्यूक्लियर के लिए था, हम लोग ऐसे आर्म्स आर्म्स स्केलिंग का न्यूक्लियर एक्सप्लोजन उस टाइम नहीं किए थे, स्माइलिंग बुद्धा हुआ था। तो फिर पाकिस्तान ने क्या किया, अपना बोला हम एटॉमिक बनाएंगे, तो इस अब पाकिस्तान में भी एटॉमिक बनाने की एक बहुत पीछे, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है, कैसे इसमें देखो चाइना का रोल है, कैसे नॉर्थ कोरिया का रोल है, ठीक। ये सब है, इस स्टोरी को कभी और देखा जाएगा, हाँ। तो ठीक है, तो ये स्माइलिंग बुद्धा हो गया, ये बना लिया। अब हम देखते हैं यहाँ से 1984, 84 का टाइम, इंदिरा गांधी मतलब का एसेसिनेशन हुआ, वो एसेसिनेशंस के बाद राजीव गांधी आए 85 तक। 85 के बाद जो इंडियन पॉलिटिक्स है, 85 मतलब 90s, 85 में आए और 90s तक रहे। 90s के बाद इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर जो गवर्नमेंट कमज़ोर होता गया, वीक गवर्नमेंट होता गया, जो कोलिशंस आते गए, ये एक बहुत बड़ा रीज़न था। 90s में था, आई थिंक जो होम मिनिस्टर थे अंदाज, मुझे जहाँ तक याद है, होम मिनिस्टर था मुफ्ती सईद था, मुफ्ती सईद की बेटी थी रूबिया सईद, जिसको कि किडनैप कर लिया गया था जम्मू कश्मीर में। तो इसको छुड़ाने के लिए, जबकि इसको भी बोला जाता है ये एक तरह का ट्रैप था, उसको बहुत सारे टेररिस्ट को हमको छोड़ना पड़ा था, इंडिया को मैंने छोड़ा था, ठीक। तो 90s के बाद गवर्नमेंट आया, 90 के बाद से, तो 90 में ही फिर देखो, 90 में ही फिर यहाँ से कश्मीरी पंडित का क्या हो गया, यहाँ से कश्मीर से हटा दिया गया था, इसका जेनोसाइड हुआ था, एक्सोडस हुआ था कश्मीरी पंडित के साथ, ठीक। तो टेररिज्म यहाँ से स्टार्ट होता है। अब टेररिज्म स्टार्ट होने के पीछे क्या था, पाकिस्तान के पास था अमेरिकन पैसा और अमेरिकन आर्म्स, और रीजन इसके पास क्या था कि कश्मीर को अपने अंदर लेना है, ठीक, कश्मीर को। अब इसके लिए इसको क्या चाहिए, इंडिया के अंदर उसे भाई यहाँ पे प्लेटफॉर्म चाहिए, जिस प्लेटफॉर्म पे उसको क्या किया जाए, सपोर्ट मिले, ठीक। तो इसके पास पर्पस तो था। अब तो यहाँ पे इसको क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए। तो अब टेररिज्म के लिए आइडियोलॉजी तो मिल गया, आइडियोलॉजी तो मिल गया, आइडियोलॉजी के पीछे बहुत कौन कौन सा है, एक तो है
किसका? जिहाद वाला कॉन्सेप्ट। आइडियोलॉजी कहाँ से? एक जिहाद का कॉन्सेप्ट आया, जिहाद। अब ये जिहाद कैसे आया? देखो भाई, इसके पीछे भी बहुत सारा रीजन है जिहाद का। ये आया, उसके बाद आया क्या आइडियोलॉजी में, एक ये कश्मीर, कश्मीर में जो हमारे भाई हैं उस पर जुल्म हो रहा है, इस तरह का आइडियोलॉजी क्रिएट किया गया। देखो, क्योंकि आप जब यहाँ से पाकिस्तान के अंदर जब आप फाइटर बनाएंगे तो उस फाइटर को माइंड वॉश की जाती है, उसको माइंड वॉश की जाती है। माइंड वॉश कैसे किया जाएगी कि मतलब उसका जो आइडियोलॉजी है, उसका जो थिंकिंग है, उस थिंकिंग को आपको टोटली चेंज करना है। आफ्टर दैट उसकी थिंकिंग को आपको चेंज करना है। जब चेंज आप करोगे उसके थिंकिंग को, तब आपका वो उसका जो सोचने का तरीका खत्म हो जाएगा। तब आप जो उसको पुट करेंगे वो उसको समझ लेगा। तो माइंड वॉश किया जाता है। माइंड वॉश करने के लिए किया जाता है, रिलीजन्स को यूज किया जाता है। रिलीजन के यूज ये कौन करते हैं? ये करते हैं जो रिलीजियस फंडामेंटल गुरु होता है वो करता है, ठीक। अब ये यहाँ से कैसे करेगा? वैसे ही थोड़ी, इसका तो पैसा मिलता है ना, इसको पैसा मिलता है, इसका इंटरेस्ट है बहुत ज़बरदस्त, समझ गए? तो यहाँ से आइडियोलॉजी मिल गया। अब इसको हम यहीं तक छोड़ते हैं और हम बाद में करेंगे।